ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर परफेक्ट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील भारद्वाज जीएस की दुनिया में फिर एक बार आपके साथ। पिछली क्लास में भारत में मैंने बताया था कि जीएस में सबसे बड़ा रोल है स्वतंत्रता संग्राम का। हिस्ट्री में अलग से सेशन सा बनता है, अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के कौन कौन से इवेंट थे, कौन कौन सी घटनाएं थी, आजादी का ट्रैक कैसा था, ये हमने आपको बता दिया। तो उसको आप देखेंगे तो आइडिया मिल जाएगा कि हमारी आजादी की ट्रेन, आजादी की एक्सप्रेस किस रूट से जाएगी। उस रूट पर गांधी जी के कौन से आंदोलन है और कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, कब कब हुए, मोटा मोटा एनालिसिस मैंने कर दिया। अब इसको थोड़ा महीन महीन करते हैं। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला माइलस्टोन माना जाता है। तो इसमें ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। तो मेरे हिसाब से 30-40 प्रश्न ऐसे हैं जो इसमें पूछे ही जाते हैं। खाली मैं क्वेश्चन ही अगर बता दूंगा उनको कि ये पढ़ लेना, तो आप सुनेंगे भूल जाएंगे, लेकिन जड़ों पर पानी डालेंगे, थोड़ा समझ लेंगे तो याद रखना आसान होगा। तो इस चीज को समझाने के लिए 1857 के विद्रोह में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या फ्रेमिंग होगी, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ये देखना है। सबसे पहले इस विद्रोह का सामान्य परिचय हमें आना चाहिए, इसके बारे में कुछ जो फैक्ट्स हैं, फिर इसमें परिचय में ही सारी चीजें आ जाएंगी। इसका स्वरूप कैसा है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, फिर इस विद्रोह के कारण क्या हुए, क्यों ये हुआ, फिर इसका प्रसार कैसे हुआ, कैसे ये फैला, तो किस जगह पे शुरू हुआ, कौन इसके नायक हैं, कौन इसके खलनायक हैं, इस विद्रोह का अंत कैसे हुआ, क्या है इसका प्रभाव, क्या है इसका रिजल्ट। इतने बिंदुओं से इसको समझेंगे तो इजी रहेगा। तब हम मैटर को थाम पाएंगे। तो आप पेन कागज लेके बैठे, वैसे ही पढ़ें जैसे ऑफलाइन में आप सर के साथ बैठते हैं। हमको यही फील करें, हम तो यही फील कर रहे हैं कि मेरे साथ आप सामने बैठे हैं टेबल पर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये मत सोच पढ़ेंगे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मत पढ़ें जैसे नॉवेल्टी में मूवी देख रहे हो। क्रिकेट अच्छे खिलाड़ी आप तभी बन पाएंगे जो बल्ला लेकर के प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो डालेंगे पहली हेडिंग, सामान्य परिचय। इस विद्रोह की विशेषता में इसका जो कॉमन इंट्रोडक्शन है वो यही माना जाएगा कि जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ तब उस समय ब्रिटेन की क्राउन पर क्वीन विक्टोरिया थी। ब्रिटेन में राजतंत्र है, मोनार्की सिस्टम है। तो वहां पर परिवार में चाहे वो महाराजा हो चाहे महारानी हो, उनको ताज मिलता है। तो ब्रिटिश ताज किसके पास था, यानी 1857 के समय ब्रिटेन की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो इस समय ब्रिटेन की क्राउन पर, ताज पर महारानी विक्टोरिया थी। उनके जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश पीएम, ब्रिटेन में महारानी राजतंत्र है तो राजा की मदद के लिए एक प्रधानमंत्री होता है। और इसी सिस्टम को हमने भारत में अपनाया। भारत में भी आज मोनार्की सिस्टम तो नहीं है, लेकिन भारत में रिपब्लिकन सिस्टम है। और इसीलिए भारत में भी एक राष्ट्रपति का पद है और उनकी मदद के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे पार्मस्टोन। पार्मस्टोन भारत के गवर्नर जनरल
जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। मुगल बादशाह जो इसमें थे बहादुर शाह जफर। इस विद्रोह की अवधि, ड्यूरेशन कब से कब तक ये रहा, तो माना जाता है कि 10 मई से यह विद्रोह शुरू हुआ 1857 को, और लगभग अक्टूबर नवंबर तक आते आते ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो अब चलिए नवंबर ही लिख देते हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1858, तो मई 1857 से नवंबर 1858, यानी मई से जोड़ेंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 6 महीना। इसका साफ साफ मतलब है कि यह विद्रोह 1.5 वर्ष से अधिक चला। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह हुआ 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से अधिक, या 1 वर्ष 6 माह से ज्यादा, मोटा मोटा 1.5 साल। ठीक, तो इस तरीके से पॉइंट आप निकालते चले और उनको हाईलाइट भी करते चले, जिससे देखने में थोड़ा सा नोट्स आपका सोबर हो। खाना कितना भी अच्छा बनाए, खाने में बनाते समय नमक गलती से छूट जाए, लेकिन आपने परोसा अच्छा है तो वो कमी छुप जाती है। तो बहुत बच्चे पढ़ते तो सही हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो ऐसे लिखते हैं जैसे नगर पालिका कूड़ा घर हो, जहां देखो बांट उसेड़ दिया और फैला दिया सब रायता। उसको बनाए रखें, क्योंकि जिंदगी में व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये है तो उसको लिखिए। अब कुछ बच्चे हैं जो स्क्रीनशॉट का चक्कर में, आजकल मोबाइल अच्छा का मिल जाता है, हर जगह स्क्रीनशॉट का कल्चर हो गया कि पढ़ लेंगे कि ये तालु प्रक्रिया है, कभी नहीं पढ़ पाएंगे, आगे शॉर्ट बढ़ते जाएंगे, वो आपकी स्क्रीन खत्म हो जाएगी। तो यही तरीका है, आप जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहें तो पीडीएफ लगा करके ऐसे बोलते जाएं, लिखते जाएं। अगर हम मक्कारी पोतर आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पीडीएफ लगा दी और घुमाते रहे स्लाइड, लेकिन हम लिखेंगे तो आप भी मेरे साथ लिखेंगे, समझेंगे, और तभी हो ही पाएगा। तो ये सब करें तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। इतना हो गया, और देखिए क्या क्या मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट, इस विद्रोह का क्षेत्र पूछा जाए कहां से कहां तक था, तो केवल उत्तर मध्य भारत, दक्षिण भारत में विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ। इस विद्रोह की जो रेंज है वो हमारा उत्तर मध्य भारत है। ऐसे तो इस विद्रोह के जो मेन प्लेस है उसमें अवध स्टेट सबसे मेन था। अवध के सैनिकों ने ही इस विद्रोह में सबसे ज्यादा बगावत की। तो माना जाता है कि यह विद्रोह उत्तर भारत में सबसे अधिक फैला। तो राजस्थान से लेकर के बिहार तक, दिल्ली से लेकर के यूपी, ये पूरा एरिया इस विद्रोह का माना जाता है, जिसमें अवध ये माना जाता है। तो अवध से लगे हुए क्षेत्र में ये राजधानी दिल्ली है, राजस्थान है, तो ले देकर के बिहार है। तो साउथ इंडिया जो है हमारा, दक्षिण भारत, इस विद्रोह की आंच से, तपिश से दूर था। केवल उत्तर भारत, नॉर्थ साउथ इंडिया।
तो इसी में क्योंकि 1857 के विद्रोह के पीछे की जो मेन वजह थी वो चर्बी लगे कारतूस माने जाते, लेकिन ये तो एक बहाना है, चर्बी तो एक बहाना है, बहुत इसमें बहाने हैं। जब आग कभी लगती है, देखा होगा कहीं, तो भले ही मेन रीजन ये हो जाए कि थोड़ा तेल फैल गया, तेल के कारण आग लग तो गई, लेकिन भड़काने वाले बहुत फैक्टर होते हैं। जैसे वहीं पर पता लगा चीनी पड़ी है, उसने और भड़का दी, थोड़ा और बढ़ी तो देसी घी मिल गया, उसने और लगा दी, बची कुची कसर पूरी कर दी वहीं पर रखा हुआ केरोसिन ने। तो जब विद्रोह शुरू हुआ तो शुरुआत तो भले सैनिकों ने की, लेकिन अंदर आग सबके लगी थी कि डलहौजी ने हड़पनीति के तहत झांसी को, पंजाब को, अवध को विलय कर लिया था। सैनिकों को वेतन नहीं मिल रहा था, किसानों को लगान देना पड़ रहा था, सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी, सब अंदर खाए भरे बैठे थे। जब ये बगावत शुरू हुई तो धीरे धीरे लोग रोड पे आने लगे और लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, बूंदी मिलती गई, रायता फैलता गया। यही चीज यहां पर भी लागू होती है। तो ये विद्रोह केवल उत्तर भारत में रहा। तो इसमें जो मेन इसके सेंटर थे उसमें लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, ये मेन सेंटर थे जहां यहां विद्रोह हुआ, क्योंकि यहाँ के सैनिक ज्यादा थे। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें, इसका क्षेत्र केवल और केवल उत्तर भारत। ठीक, और आगे बढ़िए। तो जो हो चुका है ये हो गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री, क्राउन, भारत के गवर्नर जनरल, मुगल बादशाह कौन थे, कब से कब तक हुआ। इसके बाद क्षेत्र हो गया। अब यहां से अगला पॉइंट लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप गुल्लक में 2-4 रुपए डालते हैं, ऐसे रोज थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो एक समय आएगा कि आपका अपना एक नोट्स होगा हर विषय का, हिंदी का, जीएस का, जिसके राइटर आप बनेंगे, हम संपादक बनेंगे। मेरी ही चीज आपको धीरे धीरे मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए बेहतर होगी और आगे हर एग्जाम में काम आएगी, भले हम चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जीएस सब में वही रहता है, हिंदी सब में वही रहती है। अगला पॉइंट होगा प्रतीक। इस रिवोल्ट का सिंबल क्या था? जब ये विद्रोह शुरू होने वाला था, जिन लोगों ने विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया या जो विद्रोह में शामिल हुए, तो उनको कमल का फूल दिया गया और एक रोटी दी गई, ब्रेड। उसमें ब्रेड नहीं होंगे, रोटी को भी ब्रेड कहते हैं। ये दो सिंबल ऑफ यूनिटी, एकता के प्रतीक थे। तो कमल, लोटस का फूल, तो ये पूछा जाता कौन सा फूल इस विद्रोह में एकता का प्रतीक था, सिंबल था? तो लोटस एंड रोटी। रोटी क्योंकि रोटी हमारी अस्मिता की प्रतीक थी, हमारी रोजी रोटी छीन गई थी, हम जमीन पे आ गए थे। कमल शांति का, एकता का प्रतीक है, तो इस आधार पर ये प्रतीक है। इस विद्रोह की प्रथम निर्धारित तिथि कौन सी थी? पहले ये विद्रोह 30 से 31 मई को होने वाला था। कहीं 30 या 31, मतलब मई के लास्ट में होने वाला था। ये एक फिक्स डेट थी। जितने भी लोगों ने प्लान किया कि इस दिन हम लोग रिवोल्ट शुरू करेंगे, और जगह जगह जो भी लोग थे अपनी तैयारी किए बैठे थे। अब सपोज करिए कि आपके घर में किसी की शादी हो, 30 या 31 मई को बारात जाने वाली हो, और अभी हो अप्रैल, तो चाचा मामा फूफा दूर दूर हो। तो जब दूर होता है तो लोग तैयारी तब करते हैं जब बिल्कुल बारात जाने वाली होती है। कभी कोट पैंट सिलवाते हैं, कभी मार्केट में शॉपिंग करते हैं। तो ये आदत है सबकी मानसिकता, जब बारात दरवाजे पे आती है तब सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने। तो जो दूर के लोग थे उन्होंने कहा अभी बहुत समय है, तैयारी कर लेंगे। लेकिन अचानक पता चला कि अब शादी की डेट हट गई, अब 10 मई को बाजा बजेगा। अब बहुत लोग घबरा गए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो हमने कोड नहीं सिलवाया है। तो जब तक समझते तब तक शादी भी हो गई, बाजा भी बज गया और खुद भी बज गए। तो 31 मई को विद्रोह होना था, लेकिन विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई को। क्यों हुआ? क्योंकि
मंगल पांडे को फांसी हुई। फांसी होने के बाद मेरठ के सैनिकों ने बगावत शुरू कर दी और ऐसी स्थिति में सभी सैनिकों को पकड़ा गया, उनको सजाएं दी गई। बाकी सैनिकों में गुस्सा आई, उन्होंने कहा अब बर्दाश्त से बाहर है, और नहीं, बस और नहीं, इसके बाद कोई ठौर नहीं। तो उन्होंने फिर यहीं से मोर्चा संभाला और यहीं से मेरठ से फिर सैनिक दिल्ली गए और दिल्ली में 11 को पहुंचे। 12 मई को बहादुर शाह जफर को फिर एक बार बादशाह बनाया। तो ये हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में हुआ। तो जो दूर के लोग थे वो जान नहीं पाए, विद्रोह शुरू हो गया, क्योंकि उस समय फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं था। तब संदेश वाहक होते थे और अंग्रेज ये पहले ही जानते थे कि कौन कौन साथ दे रहा है। इस विद्रोह के फेल होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? कि जो किसान था, आम आदमी था, उसने इस विद्रोह में पढ़े लिखे जो जमींदार थे, इन लोगों को अपनी पूरी बात ईमानदारी से बताई कि सर हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन जितने भी जमींदार थे, पढ़े लिखे लोग थे, पूंजीपति लोग थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। इन्होंने पूरी क्रीम पॉलिश करके, बढ़ा चढ़ा के अंग्रेजों को पूरा बता दिया कि सर आपकी जेल में सुरंग बनने जा रही है, ये होने जा रहा है। जाहिर बात है कि आप कुछ और सोचे बैठे हो, आपकी चाल सामने वाला पहले जान जाए, जैसे मूवी वगैरह में आप देखते हैं, तो अंग्रेज पहले से तैयार थे। तो यहां पर इस विद्रोह के फेल होने के पीछे की वजह है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी ही कम था। और ये आज समय शुरुआत इतिहास गवाह है कि अपने ही ले जाते हैं। चाहे वो रामायण हो, अगर विभीषण राम जी को ना बताते कि रावण की नाव में अमृत है, तो क्या मजाल कि रावण मर जाए, लेकिन मरना था, लेकिन था तो अपना ही। और ये पूरी कहानी इसी पर डिपेंड है। तो यहां भी यही हुआ। तो विद्रोह हुआ, 10 मई को प्रारंभ होना था, 31 मई को दूर दूर के प्लेस में बाद में शुरू हुआ। फिर अंग्रेजों ने उन विद्रोहों को अलग अलग दबा दिया। तो ये विद्रोह धीरे धीरे शुरू हुआ और धीरे धीरे खत्म हुआ। आगे हम बढ़ते गए, पीछे से पोंछा लगता गया, एक साथ नहीं हो पाया। जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, एनर्जी हमारी डाइवर्ट हो गई। तो विद्रोह का प्रारंभ 10 मई को हुआ मेरठ से। तो इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें आवश्यक है, जिससे कम से कम विद्रोह के बारे में थोड़ा सा आप समझ जाएं। अब किन स्थानों में शुरू कब हुआ, तो ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। एक काम और बचा है, इस विद्रोह का नेचर क्या है और इस विद्रोह के संबंध में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, ये भी सामान्य परिचय में ही हम रख देते हैं। हेडिंग हम अलग से डाल देंगे, वो अलग बात है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस विद्रोह की प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज नेचर। तो यहां पर स्वरूप और सो कहने वाले जो विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, उनका नाम। क्योंकि इस टॉपिक में अधिकतर क्वेश्चन टेबल सिस्टम से आते हैं, इसलिए इसको हम तोड़ तोड़ के ही पढ़ाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन वैसे ही मिल जाए। तो सबने, क्योंकि ये विद्रोह कई रीजन के कारण हुआ, तो कुछ कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, रिवोल्ट इज ए नेशनल रिवोल्ट। इसको कहने वाले हैं डिज़रायली, एक अंग्रेज है जिन्होंने कहा यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है जो पूरे भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से में हुआ जहां जनसंख्या अधिक है। अशोक मेहता एक नाम आता है, इन्होंने भी इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना। और जिन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना, कुछ लोग कहते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। उसमें नाम है आरसी मजूमदार का। मजूमदार की एक पुस्तक है सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक में इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना।
लेकिन उन्होंने कैसे माना तो वो मैं आपको समझा देता हूं। इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय है, ना विद्रोह है, ना ये राष्ट्रीय विद्रोह है, नाइदर नेशनल नार रिवोल्ट, नार नेशनल रिवोल्ट। तो इस तरीके से नाना नाना नाइदर नार जैसा स्टेटमेंट अगर आ जाए तो मजूमदार होंगे, और ये सब आता है इसलिए मैं कह रहा हूं। तो फिलहाल तो ये तो कंफर्म है कि इन्होंने कहा नहीं है, ये इसी का उल्टा है, लेकिन लिखना ऐसे है, ना तो ये राष्ट्रीय, ना विद्रोह। पहले इनको अलग अलग कर लो, और ना ही राष्ट्रीय विद्रोह, फिर दोनों को जोड़ दो। इस टाइप का जो स्टेटमेंट है ये है मजूमदार। नादर नेशनल नार रिवोल्ट, नार नेशनल रिवोल्ट। ठीक, और आगे बढ़िए। अगला नाम आता है बीडी सावरकर का। वो अकेले से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, मतलब और किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर के बारे में आगे बहुत मौके मिलेंगे बताने के। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि भारत में नासिक के मर्डर में ये इन्वॉल्व थे, फिर इनको काला पानी की सजा हो जाती है, फिर उसके बाद फिर ये रिहा हो जाते हैं, आरएसएस के मेंबर बन जाते हैं। जब ये भारत से निकलते हैं तो विदेश में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में रहते हैं। वहीं पर रहकर के एक पुस्तक लिखते हैं, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसी पुस्तक को उन्होंने लंदन में लिखा, और उसी पुस्तक में उन्होंने कहा ये हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम है, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ये है बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर। कुछ लोग कहते हैं ये विद्रोह धूल भरी आंधी है। तो ये कहने वाले हैं एस.एन. सेन, जो इस विद्रोह के सरकारी लेखक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसको एक धूल भरी आंधी कहा, एक आंधी आई जो लेके लोगों को उड़ा ले गई, मतलब ये भी गड़बड़ है। कुछ लोग कहते हैं ये सैनिक विद्रोह है, और सैनिक विद्रोह जो सैनिकों ने इसकी शुरुआत की, तो मिस्टर सीले इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं। ऐसे और भी रीजन है, लेकिन हम लोगों को इस पर कोई निबंध नहीं लिखना है, एमए बीए में की लिखे हैं, बस आने वाले जो मेन है वो यही है, कौन राष्ट्रीय विद्रोह कहता है, कौन राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहता है, कौन उसको स्वतंत्रता संग्राम कहता है। आना होगा तो यही 3 आपको मिलेंगे अगर इससे क्वेश्चन बनता है। बाकी कौन धार्मिक विद्रोह कहता है, कौन सभ्यता बर्बरता का संघर्ष कहता है, किताबों में ये सब मिलेगा। क्योंकि 1857 के पर जो भी लिखा गया वो इसलिए नहीं लिखा गया कि यूपीएसआई में आएगा, हम अपने मतलब की चीजें निकाल लें। इसलिए जितने हम छोड़ना सीखेंगे उतना आ जाएगा, तो इसलिए हम इसके बाद छोड़ दे रहे हैं। इसका इतना अगर आपका क्लियर है तो हम सेटिस्फाई हैं कि मिल जाएगा, क्योंकि यही सब आना चाहिए। और लास्ट बचता है आज का सेशन, वो है इस विद्रोह से संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी हैं। कभी कभी इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन में ये भी हो जाए। तो सबसे पहली पुस्तक तो बीडी सावरकर की है, हिंदी वैसे लिखा तो इंग्लिश में है, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, लेकिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
मिस्टर सावरकर, यही इनकी पुस्तक का नाम है, यही स्टेटमेंट है, दोनों सेम है। 1857 ये पुस्तक है, जिसके राइटर है एस एन सेन। एक्चुअली मैं आपको और बता दूं, ये पुस्तक एक सरकारी पुस्तक है, जिसको सरकार ने लिखवाया था इस विद्रोह के लिए। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं मिस्टर सेन, इस विद्रोह के सरकारी इतिहासकार हैं, लेखक हैं। क्योंकि ये पुस्तक सरकार के कहने पर इन्होंने लिखी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पुस्तक मजूमदार की है। जो उन्होंने लिखी, सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। और एक पुस्तक और है जिसका मैं जिक्र कर दूं, लास्ट, द ग्रेट रिविलियन, महान संघर्ष। लेकिन पुस्तक आएगी तो ऐसे आएगी, द ग्रेट रिविलियन, भले ही इसको हिंदी में पूछ दिया जाए, अशोक मेहता। तो मेरा जहां तक अपना अनुभव कहता है, अगर पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाए, विशेषकर यूपीपी जैसे वनडे एग्जाम में, तो बीडी सावरकर की पुस्तक सबसे हिट है, हर एग्जाम में फिट है। टाइटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो मजूमदार या बीडी सावरकर। किसने कहा है कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो बीडी सावरकर से अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। अब यहां से एक आइडिया मिल गया कि विद्रोह में एक्चुअली हुआ क्या था। अब नेक्स्ट क्लास में इसके कारण कौन से हैं, कारण के आधार पर कैसे ये फैला, कैसे ये सिमटा, कैसे आया और कैसे गया, इन सारी बातों के साथ मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।